बच्चों इन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है पेज नंबर 24 पे, नेम द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड। अब देखिए बटर फ्रॉम कर्ड, ठीक है, दही जो होता है दही, हाँ बट आपको पता है ना कर्ड दही जो होता है, कह रहे मक्खन को दही से कैसे अलग करोगे, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा बच्चों विलेजेस वगैरह में ऐसे चर्नर होता है, ऐसे 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 चर्नर से हिलाते हैं, वो कुछ लकड़ी का ऐसा होता है, चर्नर से ऐसे 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 मक्खन को अलग करते हैं, है ना, दही से। तो बहरहाल आइए हम आपको बताते हैं। देखिए होता क्या है, पहले यहाँ पर जो मेथड हम लोग यूज़ करेंगे वो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन। और पहले के अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो आपको सेंट्रीफ्यूगेशन पता होगा। इसमें होता क्या है, देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखिए 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे, 1 2 3, ये 3 टेस्ट ट्यूब ऐसे करके रहेंगी, 3 या 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। इसमें हमने कर्ड को ऐसा भर दिया, दही को हमने ऐसा इसमें भर के रख दिया, कहाँ, सेंट्रीफ्यूगेशन सेंट्रीफ्यूज में कहाँ रख दिया, ये मशीन होती है सेंट्री, शॉर्ट में बता देते हैं ताकि सभी बच्चों को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूज नाम की बच्चों मशीन होती है, ये सेंट्रीफ्यूग आप बोल सकते हो, सेंट्रीफ्यूग नाम की मशीन होती है। ये इस तरीके से देखिए, ये ऐसे। अब मशीन के अंदर का अगर हम आपको पोर्शन दिखाएं तो ये देखिए यहाँ पे टेस्ट ट्यूब रखने के लिए ऐसे जगह बनी होती है, करेक्ट। 1 2 3 टेस्ट ट्यूब मान लीजिए रखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर एक रोटर से कनेक्टेड रहते हैं इनका जो सेटअप है, और यहाँ पर एक स्पैन होता है, ठीक है। अब जैसे ये टेस्ट ट्यूब रख के आप इसमें घुमाओगे, ये सारी की सारी टेस्ट ट्यूब हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमने लगेंगी। हॉरिजॉन्टल मतलब आपकी जो जहाँ जिस कमरे में आप बैठे हो ना, वो जो फर्श है उस फर्श के पैरेलल एक प्लेन को सोचिए, तो ये वाले प्लेन में ये सारी ऐसे घूमने लगेंगी। पहले तो आप मशीन में इसको ऐसा रखोगे, ठीक है, ऊपर से दही इसमें भर दिया आपने कर्ड, करेक्ट। अब इसको घुमा दीजिए, स्विच ऑन कर दीजिए, जैसे ही आप घुमाओगे वूम ऐसा घूमेगा, और ये पंख की तरह, पंखे के विंग्स की तरह ये और ये ऐसे खुल जाएंगे। तो ये तीनों टेस्ट ट्यूब एक सर्कुलर प्लेन में रोटेट करने लगेंगी बहुत ही तेज़ी के साथ, बहुत हाई स्पीड से। रोटर जो मशीन में लगा होता है सेंट्रीफ्यूज मशीन में, वो उसको बहुत तेज़ी से घुमा देता है हाई स्पीड पे, करेक्ट। तो ये ऐसा घूमने लगती है। अब होता क्या है, याद रखिए बच्चों, जिनको नहीं पता है, जो नए बच्चे हैं, जब भी बच्चों सर्कुलर मोशन होगा ऐसे करके, जब भी सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है, कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही है तो बहुत ही शॉर्ट में याद करिए आप, सेंटर से बाहर की तरफ बच्चों, सेंटर से बाहर की तरफ ये जो मोशन हो रहा है, एक सर्कुलर प्लेन में जो मोशन हो रहा है, इसमें सेंटर से बाहर की तरफ एक बेटा फोर्स लगता है, जिसका नाम क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या नाम होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंटर से बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, करेक्ट। अब आप खुद दिमाग लगाओ बेटा, ये जो दही है इसमें 2 तरीके के पार्टिकल हैं, एक डेंसर होंगे मतलब भारी होंगे, और एक हल्के होंगे। डेंसर जो पार्टिकल होते हैं, भारी जो पार्टिकल होते हैं डेंसर, वो कर्ड के होते हैं बेटा, याद रखिएगा, ठीक है। कर्ड के पार्टिकल कैसे होते हैं, डेंसर, और जो बटर के पार्टिकल होते हैं वो हल्के होते हैं, यानी कि वो लाइटर होते हैं, ठीक है, वो लेस डेंस होते हैं, वो हल्के होते हैं, ठीक है ना। तो ये भारी हो गया, ये हल्का हो गया। अब आप दिमाग लगाओ, जब ये ऐसे करके घूम रही हैं तीनों टेस्ट ट्यूब, जिसमें दही आपने रख दिया ऐसा, करेक्ट, तो बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ, जिस भी सर्कुलर प्लेन में ये दही आपकी घूम रही है, टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐसा रोटेट कर रही है, सेंटर से बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो फोर्स लगेगा वो भारी वाले जो पार्टिकल हैं, जो डेंसर पार्टिकल हैं, उसको कहाँ ले जाएगा, चेक करिए, ऐसे बाहर की तरफ ले जाएगा, सही है। अब टेस्ट ट्यूब जब हमने, भाई आपने देखिए ऐसे इसमें दही भरी यहाँ ऊपर से, तो टेस्ट ट्यूब का टॉप ये रहा और बॉटम ये रहा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से भी देख सकते हो, ये टॉप है टेस्ट ट्यूब का और ये बॉटम है। जब ऐसे घुमा दोगे तो सारा जो दही वाले पार्टिकल है वो कहाँ आ जाएंगे, बाहर की तरफ। ऐसे क्यों, क्योंकि जब ऐसे घूम रहा है, यहाँ पे देखिए जब ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना, ये टेस्ट ट्यूब की कुछ सिचुएशन इस तरीके से होगी, ये कुछ इस तरीके से टेस्ट ट्यूब की सिचुएशन होगी। ये देखिए अब बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो सारा जो डेंसर पार्टिकल है वो कहाँ आ जाएगा, ऐसे बाहर की तरफ, करेक्ट। तो यहाँ पे जो दही वाला पोर्शन मिलेगा वो आपको कहाँ मिलेगा, टेस्ट ट्यूब के बॉटम में, क्योंकि बॉटम ऐसा बाहर था ना, टेस्ट ट्यूब के बॉटम में। जब मशीन को रोकोगे और इस टेस्ट ट्यूब को ऐसा बाहर निकालोगे तो बॉटम में आपको दही मिल जाएगा और ऊपर आपके लाइटर पार्टिकल आ जाएंगे, करेक्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो बस यही है। तो आपने देखा किस तरीके से बटर को हमने कर्ड से सेपरेट किया। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। तो सबसे पहले हम एग्जाम में क्या लिखेंगे, बटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम कर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। बस इतने में ही आपको मार्क्स मिल जाएगा बच्चों। फिर भी अगर वो एग्जाम में आपसे इसका प्रिंसिपल पूछ लें, किस सिद्धांत पे काम करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, तो आपको लिखना होगा प्रिंसिपल बिहाइंड दिस process is that the denser particles are forced to the bottom। denser particle कहाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने के कारण कहाँ चले जाते हैं,
बॉटम पे, वही चीज़ हमने आपको लिखी है। देखिए यहाँ पे आपको फोर्स का नाम नहीं लिखना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये सारा नॉलेज आपको अपने पास रखना है, ये हमने आपको बताने, आपकी नॉलेज के लिए बताया। ये सारी चीज़ें एग्जाम में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उन्होंने पूछा कि कौन सा मेथड यूज़ करोगे तो सेंट्रीफ्यूगेशन, और उन्होंने अगर ये भी पूछ लिया भाई प्रिंसिपल बताओ, तो ये रहा इसका प्रिंसिपल बिहाइंड दिस प्रोसेस इज दैट द डेंसर पार्टिकल आर फोर्स टू द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। स्पन मतलब स्पिन का ये सेकंड फॉर्म है, स्पन मतलब जब तेजी से घुमाया जाता है सेंट्रीफ्यूज मशीन में, तो जो डेंसर पार्टिकल होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे, या जो भी कंटेनर हमने रखा उसके बॉटम पे, और टॉप पे क्या आ जाता है, लाइटर पार्टिकल, यानी कि यहाँ पे बटर मिलेगा और यहाँ पे कर्ड मिलेगा। फिर डिकेंटेशन कर लेंगे। डिकेंटेशन मतलब निस्तारण जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। डिकेंटेशन किस तरीके से करोगे, बहुत ईजी है। ये देखिए, ये नीचे आपके सब पढ़ा चुके हैं बेटा, पीछे अगर शुरू से फॉलो करोगे, ठीक है। ये देखिए, ये हैवी पार्टिकल्स हैं कर्ड के, और ऊपर क्या आ गया बताइए, बटर के पार्टिकल। ये देखिए डिकेंटेशन का क्या मतलब होता है, इसको आराम से लेकर कोई दूसरा कंटेनर होगा हमारे पास, इस दूसरे कंटेनर में धीरे 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 ऐसे डाला जाएगा, तो बटर कहाँ जाएगा, इसमें, और कर्ड इसमें रह जाएगा। इस तरीके से बटर अलग, कर्ड अलग। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। ओके, पार्ट 2, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, ठीक है। समुद्र का जो खारा पानी होता है आपने सुना होगा, ठीक है ना, उसमें से कॉमन सॉल्ट कैसे अलग करते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट, सभी बच्चे नॉलेज के लिए याद कर लें, NaCl। NaCl इज द कॉमन सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड इसका केमिकल नेम होता है, सोडियम क्लोराइड, याद रखिए। तो ये जो टाटा नमक आप खाते हो ना, व्हाइट कलर का टाटा नमक, हाँ, देश का नमक, तो ये नमक आप खाते हो कहाँ से आता है, सी वाटर से। कैसे, सी वाटर में ये सॉल्ट होता है। अब देखिए, सी वाटर में NaCl होता है और वाटर होता है, तो आप क्या करोगे बताओ, दिमाग लगाओ, वाटर को इवेपोरेट करा दो, क्या दिक्कत है बताइए। ये देखिए, अच्छा कुछ बच्चों को इवेपोरेशन नहीं पता बेटा, तो इवेपोरेशन नहीं पता आपको तो सुन लीजिए। जैसे कि ये मान लीजिए मेरे पास एक ग्लास है, ठीक है ना, तो इसमें से वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लगातार गैशियस स्टेट में जा रहे हैं, इवन एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। बात समझिए जरा, ये जो वाटर के पार्टिकल है ना, इसमें जो वाटर के पार्टिकल है वो लगातार गैसेस में कन्वर्ट हो रहे हैं। आपको आंखों से थोड़ी ना दिखाई पड़ेगा, लेकिन हाँ कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे उनको इतनी एनर्जी मिल जाती है इनके पार्टिकल्स को कि ये पार्टिकल जो टॉप वाला सरफेस है वाटर का, इसको छोड़ के ऐसा गैशियस स्टेट में चेंज हो रहे हैं। और अगर आपको भरोसा नहीं है, इस ग्लास को आप 10 दिन तक छोड़ दीजिए इसी कमरे में, आप देखोगे पानी पहले यहाँ तक है, 10 दिन के बाद पानी ये हाफ ग्लास हो जाएगा, तो बचा हुआ पानी कहाँ गया, वो इवेपोरेट हो गया, धीरे धीरे लिक्विड से किस में चेंज हो गया, गैशियस स्टेट में। इवेपोरेशन के लिए आपको बॉइलिंग की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप वाटर को बॉईल करोगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, इवेपोरेशन रूम टेम्परेचर पे भी होता है। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, हमेशा होता रहता है, इसको आप नहीं रोक सकते हो। लिक्विड कॉन्टिन्यूअसली किस में चेंज होता रहता है, वेपर्स में, अगर उसका नेचर वोलाटाइल है। वोलाटाइल का ये मतलब है कि अगर वो लिक्विड से गैस में ज़्यादा अच्छी तरीके से चेंज होना चाहता है तो उसको हम वोलाटाइल बोलते हैं। जैसे पेट्रोल बहुत अच्छा वोलाटाइल सब्सटेंस है, तो वो फटाफट इवेपोरेट हो जाता है। बहरहाल लौट के वापस यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, ये बेटा सॉल्ट वाटर अगर हम ले लें ऐसे, ये देखिए सॉल्ट वाटर हमने ले लिया, करेक्ट, सॉल्ट वाटर कह रहे हैं, सी वाटर। सी वाटर में क्या होता है, सी वाटर में क्या होता है, जो समुद्र का पानी होता है, ये सी वाटर में बेटा क्या क्या होता है, इसमें होता है आपका सॉल्ट और प्लस वाटर, करेक्ट। तो इसमें सॉल्ट प्लस वाटर है, इसको आप कई दिनों तक ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। ऐसे अगर आप छोड़ दोगे, इस पर कॉन्टिन्यूसली सनलाइट पड़ेगी। मेरी बात ध्यान सुनो, कहाँ पे इसको छोड़ते हैं, तो जवाब है शैलो लेक्स में, जिसको हम लगून्स भी बोलते हैं, शैलो लेक या फिर लगून्स। अब ये क्या होते हैं, शैलो लेक्स क्या होते हैं, देखिए बच्चों, जब बड़ी वाटर बॉडी से, कभी भी बहुत बड़ी वाटर बॉडी है जैसे जो आपका समुद्र है, सी है, उससे हम एक छोटी वाटर बॉडी को सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, तो जो छोटी सी वाटर बॉडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, शैलो लेक्स या फिर यही आपकी क्या, शैलो लेक्स या फिर क्या, इसको लगून्स भी बोलते हैं, करेक्ट। तो ये कैसे सेपरेट करोगे, तो जवाब है या तो नेचुरली ऐसा शैलो लेक आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये ग्राउंड है ऐसे, ये ग्राउंड है ऐसे, ठीक है, ये, और उधर इसके उधर साइड बड़ा सा समुद्र होगा, तो ये छोटे छोटे पार्ट्स आपको समुद्र के आसपास के इलाकों में मिल जाएंगे। अगर नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम शैलो लेक्स आर्टिफिशियली बनाते हैं, लगून्स को हम आर्टिफिशियली भी बनाते हैं। कैसे, नैरो लैंड फॉर्म कर देंगे, बात समझ लो। कोई पानी का कलेक्शन हमने देखा और मिट्टी लाके उसके किनारे किनारे ऐसा हमने नैरो लैंड फॉर्म कर दिया, यानी कि मिट्टी से उसकी, जिसको बोलते हैं मेड़ बना दिया, किनारा उसका ऐसे बना दिया। अब बीच में पानी भर के उसको छोड़ देंगे कई दिनों तक के लिए,
करेक्ट। जब आप उसको छोड़ दोगे तो क्या होगा बताइए, सनलाइट इस पे गिरेंगी ऐसे कॉन्टिन्यूसली। सनलाइट जब इस पे गिरेगी तो इन पार्टिकल्स को, जो वाटर के पार्टिकल्स है, इनको हीट एनर्जी मिलेगी। आपको पता है सनलाइट में लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी होती है। तो हीट एनर्जी जो वाटर के पार्टिकल्स को मिलेगी, तो वाटर के पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली क्या होंगे बताइए, इवेपोरेट। और कई दिनों के बाद आप देखोगे आके तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, रिमेनिंग सॉलिड। और वो सॉलिड कौन है, सोडियम क्लोराइड। हाँ, हालांकि जो आपको यहाँ पर सोडियम क्लोराइड मिलता है वो प्योर नहीं होगा, मुझे भी पता है, ठीक है। उसको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस और डिफरेंट प्रोसेस से वापस से प्योर किया जाएगा, लेकिन जो बेसिक फंडा है वो यही है कि वाटर इवेपोरेट हो जाता है और आपको पीछे क्या मिलता है, सॉलिड सोडियम क्लोराइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं या सॉल्ट भी बोलते हैं। फिर इसको प्यूरिफिकेशन के लिए इंडस्ट्रीज़ में भेज दिया जाता है, प्यूरीफाई होकर पैकेट में पैक होकर टाटा नमक आपके घर में आ जाता है। बहरहाल इन्होंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि सॉल्ट फ्रॉम वाटर, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर कैसे अलग करोगे, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, इवेपोरेशन। क्या लिखेंगे, बाय इवेपोरेशन। अगर एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे थोड़ा सा प्रोसेस आप लोग एग्जाम में बता दीजिएगा। सबसे पहले आप लिखोगे एग्जाम में, सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सी वाटर बाय इवेपोरेशन, करेक्ट, ये लिख दिया आपने। उसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस बता दीजिएगा, क्या है प्रोसेस, सी वाटर इज ट्रैप्ड इन द शैलो लेक्स कॉल्ड लगून्स, ठीक है। ये जो लगून्स बनाते हैं शैलो लेक्स, इसमें वाटर को ट्रैप करके छोड़ दिया जाता है। ट्रैप का मतलब इसमें वाटर भर लिया जाता है, ऑब्वियसली भरा ही होगा, उसमें भर क्या लिया जाएगा, ठीक है ना। तो एंड अलाउड टू स्टैंड देयर, और वहां पर इसको कई दिनों के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या होता है, द हीट ऑफ द सन ग्रेजुअली इवेपोरेट्स वाटर इन द शैलो लेक, ठीक है। जो सन की हीट होती है वो ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, ठीक है। जो सन की हीट होती है वो धीरे धीरे क्या करती है, इवेपोरेट करती है किसको, वाटर को। वाटर को इवेपोरेट करने का मतलब है वाटर को लिक्विड फॉर्म से कहाँ ले आती है, गैशियस स्टेट में, ठीक है, इन द शैलो लेक, मतलब शैलो लेक में जो पानी इकट्ठा था उसको। एंड कॉमन सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड एज अ सॉलिड, जो सॉलिड के फॉर्म में आपको यहाँ पर वापस मिलेगा वो क्या होगा, आपका कॉमन सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड या फिर नमक जिसको आप बोलते हो। ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट 3 देखिए, कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट। जब भी वो आपको सॉल्ट बोला करें तो आप लोग याद कर लिया करिए बच्चों, ये सॉल्ट से उनका मतलब है कॉमन सॉल्ट की वो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉमन सॉल्ट का मतलब सोडियम क्लोराइड, करेक्ट, सोडियम क्लोराइड। ओके, सोडियम क्लोराइड वही जो नमक आप घर में सब्जी में डालते हो, अपनी दाल में डालते हो, वही नमक है जो व्हाइट कलर का दिखता है आपको। इसका फॉर्मूला होता है NaCl, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है NaCl, करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, अब आपको देखिए ध्यान देना है थोड़ा सा, ये जो कैम्फर होता है ना बच्चों, ये कैम्फर एक तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना, एक तरीके का ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें कार्बन मौजूद होता है, परेशान ना हो, ठीक है ना। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, देखिए जब आप किसी चीज़ को गर्म करेंगे, ठीक है, मेरे को पता है सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा कि कैम्फर को हम सॉल्ट से कैसे अलग करते हैं, सब्लिमेशन मेथड से, ठीक है ना। सब्लिमेशन में क्या होता है बताइए, सब्लिमेशन एक कैसा मेथड है, सब्लिमेशन में आपके पास कोई सॉलिड होगा तो वो विदाउट गोइंग टू लिक्विड वो सीधे किस में कन्वर्ट हो जाता है बताइए, गैस में, ठीक है ना। सॉलिड को आप हीट करोगे तो सीधे वो किस में चेंज हो जाता है, गैस में, ठीक। और जब इस गैस को कूल किया जाता है या गैस ये वाली कूल हो जाती है तो वापस आपको वही सॉलिड मिल जाता है। और वापस जब ये सॉलिड मिलेगा तो जब वापस ये सॉलिड मिलता है तो इस सॉलिड को हम सब्लिमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्लिमेट बोलते हैं, करेक्ट। तो बात समझिए जरा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड सॉल्ट ले लेंगे। ये देखिए मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड सॉल्ट ले लिया एक चाइना डिश में, और इस चाइना डिश के ऊपर हमने क्या रखा, हमने एक इन्वर्टेड ग्लास फनल रख दिया। ग्लास फनल आपने देखा है, ग्लास फनल कुछ इस तरीके का बेटा लैब में होगा। ये देखिए ये इस तरीके का लैब फनल है, इसको इस तरीके का क्या है ये ग्लास फनल, इसको ऐसा इन्वर्ट करके उल्टा करके ऐसे रख दो और ऊपर लूज कॉटन प्लग लगा दो आप, ठीक है। कॉटन प्लग क्यों लगाया, क्योंकि अंदर से अगर कोई वेपर आएंगे तो कहीं बाहर ना निकल जाए, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको आप हीट करो। आपको पता है कि कैम्फर का नेचर कैसा है, कैम्फर सब्लिमेट हो जाता है ना इजीली, पता है आपको कैम्फर। अरे कपूर नहीं पता आप लोग को, घर में जो पूजा होती है कपूर को आप खुला छोड़ दीजिए कहीं पे 3-4 दिन तक, आपको कपूर ही नहीं मिलेगा वहाँ पे, वो कपूर उड़ जाएगा। कैम्फर जो होता है, ठीक है, वो एक तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है ना, और वो आराम से वेपराइज हो सकता है, यानी कि सॉलिड से किस में चेंज हो जाएगा, सीधे गैस में। तो पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए होता क्या है। तो ये देखिए ये जो वेपर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, हमने वेपर्स ऑफ क्या लिखा हुआ है, कैम्फर। तो ये कैम्फर के वेपर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, नीचे से आप हीट कर रहे हो, ठीक है, तो अंदर जो पार्टिकल्स है, किसके किसके पार्टिकल्स हैं, अंदर सोडियम क्लोराइड के भी पार्टिकल्स हैं और कैम्फर के भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, कौन आराम से वेपराइज हो जाता है, तो जवाब है कैम्फर, ठीक है। अब वो क्यों हो जाता है ये भी आपको जानना जरूरी है, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप ये देख लीजिए। देखिए कैम्फर आराम से ऐसे वेपराइज हो जाएगा। बेटा एक बात बताओ, कैम्फर अगर वेपराइज हो गया है, मतलब अब गैशियस स्टेट में चला गया है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, बहुत ज़्यादा होगी। अरे नीचे से जो आपने हीट दी है, करेक्ट,
वही हीट तो कैम्फर के पार्टिकल को मिली है जिससे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। ये बहुत तेजी से ऐसे जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आपने क्या रखा हुआ बताइए, इन्वर्टेड ग्लास फनल। जैसे ही वो जाके इन्वर्टेड ग्लास फनल पर टकराता है उसकी काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी खत्म होने लगती है और वापस वो काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, हीट में। और वो भाई चेक करिए ना, शुरू में आपने हीट दिया था, हीट से उसकी काइनेटिक एनर्जी बनी, फिर जाके जब यहाँ पे टकराएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, वापस कम, मतलब वो वापस से अपनी काइनेटिक एनर्जी को हीट के फॉर्म में लॉस कर देगा। हीट के फॉर्म में लॉस करेगा तो उससे क्या होगा, तो जवाब है वो हीट कहाँ चली जाएगी, ये जो ग्लास फनल लगाया है इसके थ्रू, ये ग्लास फनल आपका पहले कोल्ड था, पहले ठंडा था, अब ये गर्म हो जाएगा क्योंकि इसको हीट अब कहाँ से मिल रही, कैम्फर के पार्टिकल से। तो कैम्फर ने अपनी काइनेटिक एनर्जी को, भाई आप बॉल लो, बॉल को ऐसा दीवार पे मारो, क्या होता है बताओ, बॉल की स्पीड नहीं कम हो जाती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं कम हो जाती है। तो ठीक उसी तरीके से कैम्फर के पार्टिकल नीचे से तो बहुत तेजी से आ रहे थे, बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी था, लेकिन जो जैसे ही वो इनर वॉल पे टकराएंगे उनका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ चला गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने आपको बताया है कि एनर्जी को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, केवल एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। तो कैम्फर के जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी वो किस में चेंज हो जाएगी, अब हीट में। फिर वो हीट कहाँ जाएगी, वो हीट इस ग्लास फनल को गर्म करेगी, हीट धीरे धीरे बाहर एनवायरमेंट में रेडिएट हो जाएगी, होने दो उसको, ठीक है ना। लेकिन खास बात क्या हुई बताइए, जैसे ही ये जो कोल्ड ग्लास फनल की जो वॉल्स थी जो ठंडी थी, उससे जैसे ये कैम्फर के पार्टिकल टकराए तुरंत अपनी काइनेटिक एनर्जी जब बेटा लूज कर देंगे तो सोचो क्या होगा, पार्टिकल पास आ जाएंगे और वापस किस में चेंज हो जाएंगे, सॉलिड में। इस तरीके से जो कैम्फर के पार्टिकल हैं सॉलिड से किस में चेंज हो जाते हैं, गैसियस स्टेट में। और जब वापस फनल के इनर वॉल से जो अंदर फनल की दीवारें उससे टकराते हैं तो अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करने के बाद वापस किस में चेंज हो जाते हैं, सॉलिड में। तो हम बोलते हैं कैम्फर क्या हो गया, सब्लिमेट हो गया। तो अब आपको ये बताइए, ये जो इनर वॉल है यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, ओनली प्योर कैम्फर आपको यहाँ इनर वॉल पे मिल रहा है, ठीक है। फिर फनल को ऐसा सीधा करके किसी भी प्रोसेस से कैम्फर को हम बाहर निकाल लेंगे या किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम उसको बाहर निकाल लेंगे। हमारा एम था कैम्फर को अलग करना, तो वो हमने कैम्फर को अलग कर लिया। और नीचे क्या बच जाएगा बताइए, नीचे आपका सॉल्ट रिमेनिंग हो जाएगा। क्यों, जो कॉमन सॉल्ट था सोडियम क्लोराइड वो नीचे बच जाएगा। क्यों, क्योंकि सोडियम क्लोराइड थोड़ी ना वेपराइज होता है। तो ये सबको कहानी पता है। अब इसके पीछे का मैकेनिज्म समझिए। पीछे का मैकेनिज्म ये है, बात समझो जरा। देखो कैम्फर के जो बेटा पार्टिकल्स होते हैं, कैम्फर के, ये देखिए बहुत ही शॉर्ट में बताएंगे। कैम्फर के जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कैम्फर के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं या जिनसे भी वो मिलके बना है कैम्फर, ठीक है, वो जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, यानी कि पार्टिकल्स एक दूसरे को अच्छी तरीके से पकड़ के नहीं रखें। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैम्फर के पार्टिकल्स के बीच में कम है, जैसे ही हीट दोगे तुरंत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगा और पार्टिकल सरफेस को छोड़ के, कैम्फर के सरफेस, सॉलिड सरफेस को छोड़ के कहाँ भागने लगेंगे, गैसियस स्टेट में। नहीं समझे बात। जैसे ही आप इसको हीट करोगे ये पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सारा ब्रेक हो जाएगा और ये पार्टिकल्स ऐसा दूर दूर हो जाएंगे। तो देखिए कैम्फर पहले किस में था, सॉलिड में, अब किस में आ गया, गैस में, करेक्ट। और ये जो गैसियस पार्टिकल है इनके पास क्या है, इनके पास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है और जैसे ही ये इनर वॉल से टकराएंगे अपनी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लूज कर देंगे, वापस से ये पास आ जाएंगे, करेक्ट, और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हो गया कैम्फर की कहानी। अब जो सोडियम क्लोराइड होता है उसको आप इस तरीके से समझिए। जो बेटा सोडियम क्लोराइड होता है वो एक आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है ना। अब आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जो आयन से मिलकर बने होते हैं। आयन का मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, करेक्ट। तो ये बना होता है Na+ से और Cl- से। Na+ इसको सोडियम पॉजिटिव आयन बोलते हैं और ये Cl- यानी क्लोराइड नेगेटिव आयन है, ठीक है। आपको कम से कम इतना तो पता है ना, प्लस माइनस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये इसको बहुत अच्छी तरीके से ऐसा पकड़ के रखता है और ऐसा सोडियम क्लोराइड का एक 3 डायमेंशन में वेल डिफाइंड क्रिस्टल बन के आता है। किस तरीके से बन के आता है थोड़ा सा हम आपको इमेजिन करा देते हैं। देखिए बेटा होता क्या है, यहाँ पे बोर्ड में देख लीजिए, एक सोडियम यहाँ होता है Na+, ठीक है, एक क्लोराइड आयन इसके राइट में होगा Cl-, एक इसके लेफ्ट में होगा Cl-, एक इसके टॉप पे होगा Cl-, एक इसके बॉटम पे होगा Cl-। तो ये तो आपको दिख रहा है। तो सोडियम के आयन को 1 2 3 4 क्लोराइड आयन ने घेर के रखा हुआ है। सोडियम पे पॉजिटिव, क्लोराइड पे नेगेटिव, दोनों अट्रैक्ट करेंगे। सोडियम पे पॉजिटिव, क्लोराइड पे नेगेटिव, अट्रैक्ट। सोडियम पे पॉजिटिव, क्लोराइड पे नेगेटिव, अट्रैक्ट। सोडियम पे पॉजिटिव, क्लोराइड पे नेगेटिव, अट्रैक्ट। और इसी तरीके से एक क्लोराइड होता है सोडियम से बाहर, यहाँ इस बोर्ड के बाहर वाले प्लेन में, और एक होता है इस बोर्ड के अंदर वाले प्लेन में। तो एक सोडियम को कितने क्लोराइड ने घेर के रखा हुआ है, 6, ठीक है। 1 2 3 4, एक बोर्ड से बाहर और एक बोर्ड के अंदर, करेक्ट। तो इस तरीके से और ऐसे ही कॉन्टिन्यूसली ये नेटवर्क चलता रहता है। मतलब अगर आप ये वाले क्लोराइड को चेक करेंगे,
ये वाले, तो इसको भी वापस से आप देखोगे, इधर से एक Na+ ने घेर के रखा हुआ है, इधर से एक Na+ ने, राइट में एक Na+ ने, लेफ्ट से तो है ही है, टॉप इधर फ्रंट में और बैक में। तो आप जब भी चेक करोगे तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का 3 डायमेंशनल स्पेस में एक वेल डिफाइंड नेटवर्क आएगा। वेल डिफाइंड नेटवर्क इस तरीके से आएगा, वेल डिफाइंड क्रिस्टल आएगा, आप कह सकते हो इस तरीके से कि एक सोडियम को आप चेक करोगे, सोडियम आयन को 6 क्लोराइड ने घेर के रखा हुआ है, और किसी क्लोराइड को चेक करोगे तो 6 सोडियम ने घेर के रखा हुआ है। और आपको पता है कि सोडियम पे होता है पॉजिटिव और क्लोराइड पे होता है नेगेटिव। तो इसका मतलब पूरे नेटवर्क में प्लस और माइनस के बीच में बहुत अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जिसको तोड़ पाना क्या है, बहुत मुश्किल है। तो आप कितना भी हीट इसको दे दीजिए, सोडियम क्लोराइड का पार्टिकल जो है वो वेपराइज नहीं होता है, क्योंकि उसकी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है प्लस और माइनस के बीच में, जिन भी पार्टिकल से वो मिलकर बना हुआ है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये चीज़ होती है, इसलिए सोडियम क्लोराइड वेपराइज नहीं होता और कैम्फर पहले वेपराइज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि भाई कैम्फर सॉलिड से सीधे किस में चला गया, वेपर में, और जब ठंडा हुआ तो वापस सॉलिड मिल गया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। ये थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए हमने आपको बता दिया। नाउ अब यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया, सिर्फ इतना पूछा कैम्फर को सॉल्ट से कैसे अलग करते हैं, तब तो सब्लिमेशन हम लिख देंगे, ठीक है, 1 मार्कर क्वेश्चन। लेकिन अगर 2 मार्कर क्वेश्चन आ गया, यानी कि अगर प्रोसेस भी आपको लिखना होगा, तो आप ये वाला डायग्राम बनाओगे, ठीक है ना। और उसके बाद सबसे पहले आप कॉटन प्लग के बारे में बता देना। कॉटन प्लग हमने क्यों लगाया है, टू प्रिवेंट द कैम्फर वेपर फ्रॉम एस्केपिंग इनटू द एटमॉस्फेयर। बेटा अगर कॉटन प्लग नहीं लगाओगे, मान लो ये नहीं लगाया, तो सारा का सारा जो कैम्फर का वेपर है वो तो बाहर निकल जाएगा। तो कैम्फर तुम्हें कहाँ से मिलेगा, कैम्फर के वेपर से ही तो। जब कैम्फर का वेपर ठंडा होगा तभी तो कैम्फर मिलेगा ना सॉलिड फॉर्म में। तो इसलिए यहाँ पर एक लूज कॉटन प्लग लगा दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, फिर हमने क्या लिखा है, ऑन हीटिंग द मिक्सचर कैम्फर चेंजेस इनटू वेपर। बिल्कुल सही बात है, जब हम हीट करते हैं तो कैम्फर किस में चेंज होता है, वेपर में। दीज वेपर राइज अप एंड गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड कैम्फर कमिंग इन द कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड इनर वॉल्स ऑफ द फनल, ठीक है। दीज वेपर राइज अप, ये वेपर धीरे धीरे ऊपर की डायरेक्शन में उठती हैं, एंड गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड कैम्फर, और सॉलिड कैम्फर बन जाती हैं कब, कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड इनर वॉल्स ऑफ द फनल। जो इनर वॉल हैं जो कि पहले कोल्ड थी, तो जैसे ही कैम्फर आके इस पर टच करता है, ठीक है ना, कैम्फर के पार्टिकल इससे टकराते हैं, टकराने के कारण उनकी काइनेटिक एनर्जी लूज होगी। और आप ये भी बोल सकते हो कि कैम्फर का जो हीट कंटेंट है वो क्या है, ज़्यादा है, और वॉल्स का क्या है, कम है। यानी कि कैम्फर का टेम्परेचर ज़्यादा है और वॉल्स का टेम्परेचर कम है। वॉल ठंडी है शुरुआत में, स्टार्टिंग में, तो हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो कैम्फर के पार्टिकल्स पे से हीट कहाँ फ्लो करेंगी, फनल की वॉल्स पे। तो कैम्फर के जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने 2 तरीके से हीट को लूज किया है। कैसे, एक तो टकरा गए तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, दूसरी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। कैम्फर का टेम्परेचर ज़्यादा है और इनर वॉल्स का टेम्परेचर कम है, एंड हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक है। तो कैम्फर के पार्टिकल्स में से हीट कहाँ फ्लो करती है, फनल की वॉल पे, और फनल की वॉल से वापस हीट कहाँ चली जाती है, एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण फनल लगातार उतना गर्म नहीं रहता है। तो नेक्स्ट यहाँ से जो पार्टिकल्स आते रहते हैं उनके लिए ये फनल की वॉल्स फिर से एज अ कोल्ड वॉल बिहेव करती हैं, और नए पार्टिकल्स फिर से वहाँ पर सब्लिमेट हो सकते हैं। करेक्ट। नो, कह रहा है इन दिस वे प्योर कैम्फर कलेक्ट्स ऑन द इनर साइड ऑफ द फनल इन द फॉर्म ऑफ सब्लिमेट। इस तरीके से जो प्योर कैम्फर होता है वो इनर साइड्स ऑफ द फनल में कलेक्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ सब्लिमेट। हमने आपको बताया ना, किसी चीज़ को अगर आप गर्म कर रहे हो, गैस में जाके वापस लिक्विड, वापस सॉलिड में आ जा रहा है, तो सॉलिड को हम सब्लिमेट बोलते हैं। तो इस तरीके से मिला हुआ जो सॉलिड कैम्फर उसको हम सब्लिमेट बोलते हैं, एंड कैन बी रिमूव्ड। ओके, इसको रिमूव कर सकते हो। ये फनल वापस से आप ऐसा सीधा कर लो और किसी इक्विपमेंट से लैब में इसको ऐसा खुरच के आप कैम्फर को बाहर थोड़ा सा निकाल सकते हो, ठीक है ना। नाउ सॉल्ट डज नॉट गेट इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग। करेक्ट, आपको पता है ये जो सॉल्ट है इसका वेपर नहीं बना जब हमने हीट किया, सो इट रिमेन्स बिहाइंड इन द चाइना डिश। तो ये चाइना डिश में आपको सोडियम क्लोराइड या फिर सॉल्ट एज इट इज़ वैसे का ही वैसा मिलता है। करेक्ट। तो इस तरीके से आप ये लोग नोट बना लीजिए। मान लीजिए 2 मार्कर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो ये आप पूरा लिख के दिखाओगे। 1 मार्कर लिख के आया तो केवल आपको इतना लिखना है, कैम्फर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्ट बाय सब्लिमेशन। ओके, कर लीजिए।